खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। सर, यहाँ पे सीट शेयरिंग के टॉक्स कहाँ तक पहुँचे हैं? लोकसभा अभी आप संजय राउत को सुन रहे थे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके प्रवक्ता हैं और सामना के संपादक हैं और सांसद भी हैं। और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के महाराष्ट्र में संजय राउत आपको मीडिया से बातचीत में बोलते हुए दिखाई दिए होंगे कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। बहुत आसानी तरीके से गठबंधन के जो नेता हैं वो सीट शेयरिंग कर लिए हैं। आइए अब देखते हैं और समझते हैं कि क्या 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उससे पहले मोदी सरकार के सामने विपक्ष कितना तैयार नजर आता है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से अभी 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी तो पूरा राममय हुए पड़े हैं। राम से भी बड़ा अवतार तो मोदी जी का हुआ पड़ा है। अभी ऐसा लग रहा है कि राम के देश में ही राम को लग रहा है कहीं से लाया जा रहा हो। राम यहीं के हैं, राम कन कन में विराजमान है। लेकिन राम भी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि राम के समय में जनता सुखी और संपन्न थी, लेकिन अभी जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन उसमें मोदी सरकार के ना मंत्री बोलने को तैयार हैं, ना कोई सांसद, ना मोदी जी खुद। लेकिन यही 2014 से पहले कुछ महिला जो अभी मंत्री बन चुकी हैं, एक स्मृति ईरानी है, बड़ा बड़ा सिलेंडर का माला लेकर रोड पे बैठ जाती थी और थपड़ी बजाती थी, महंगाई डाइन खाए जाता है। आज क्यों नहीं बैठ के थपड़ी बजाती है स्मृति ईरानी जी? तो वहीं बीजेपी पूरे तरीके से राम मंदिर के सहारे 2024 में सत्ता में आने वाली है। तो वहीं विपक्ष में जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग को लेकर के पूरे तरीके से विपक्ष अभी सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाया है। और जिस तरह से संजय राउत आपको बोलते हुए वीडियो में नजर आए कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हो चुका है और महाराष्ट्र में जो शिवसेना गुट है, इन्हीं का जो शिवसेना गुट है, जो उद्धव ठाकरे जिसका मतलब अभी करता धरता है, वो अभी शिवसेना खुद अपना ही खुट्टा गाड़ के महाराष्ट्र में बैठी हुई है कि उसको 23 सीट चाहिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग कर लिया गया है महाराष्ट्र में। और जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, वो जो महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 48 है, उसमें 23 या 22 लोकसभा सीट पर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। और बाकी सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी, जिसके जो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो करता धरता शरद पवार है उनकी पार्टी, वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसका मांग है कि वो उसको 23 सीट महाराष्ट्र में चाहिए। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है और भीतर भीतर ये खबर चल रहा है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव गुट की शिवसेना है वो 23 सीट की मांग की हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किसको कितना सीट महाराष्ट्र में मिलता है, वो तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तभी मालूम चलेगा। अब वही हाल बिहार का है। बिहार में आरजेडी अपना जीत पे अड़ी हुई है, जेडीयू अपना जीत पे अड़ी हुई है, और आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस भी अपना जीत पे है। और आरजेडी का कहना है कि बिहार में हम सबसे बड़ा पार्टी हैं तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट चाहिए। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में किस पार्टी को कितना सीट मिलता है, आरजेडी कितना सीट पे लड़ती है, कांग्रेस कितना सीट पे लड़ता है और जेडीयू कितना सीट पे लड़ता है। लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाया है विपक्ष। कछुआ की रफ्तार से जिस तरह से विपक्ष चल रहा है, तो वहीं मोदी जी 7G स्टाइल में चल रहे हैं। और जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान समारोह को लेकर के बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि मंदिर के सहारे तो 2024 लोकसभा चुनाव तो जीत ही लेना है। भले शंकराचार्य नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को, क्योंकि मोदी जी खुद सबसे बड़ा शंकराचार्य हैं। जो मंदिर अभी पूरे तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, उस मंदिर में मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए सबसे आगे नजर आ रहे हैं। मतलब घर भोज होता है तो घर का भी मतलब निर्माण बाकी हो, पहले ही घर भोज हो जाता है। कमाल का मतलब जो भी वेद के ज्ञाता लोग ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को, लोग कमाल के ज्ञानी लोग हैं। ये सब 2024 को मद्देनजर रख के हो रहा है। और टीवी में, पेपर में ऐसे दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर पूरे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अभी 40% ही काम राम मंदिर का हुआ है, 60% काम उसी तरफ बढ़ा हुआ है। सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का समारोह रखा गया है, ताकि मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार में राम के नाम पे अच्छा से वोट मांग सके। तो वहीं विपक्ष अभी सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहा। अखिलेश यादव हैं, वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा सीट हमको चाहिए। कांग्रेस अलग अपना जिद पे है।
तो अभी ये लोग अपना जिद को हटा के और खुट्टा ये लोग जो लेके बैठे हुए कि नहीं मेरा खुट्टा वहीं हलेगा, तो ये भावना हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। अगर आप सही में मोदी सरकार को 2024 में हराना चाहते हैं तो अभी तक तो आप लोग को सीट शेयरिंग कर लेना चाहिए था। पंजाब में भी उसी तरह से पेच फंसा हुआ है, आम आदमी पार्टी अपने जिद पे अड़ी हुई है, कांग्रेस अपने जिद पे अड़ी हुई है। तो ये सब जो छोटा छोटा कमी है इसको कब खत्म करेगा इंडिया गठबंधन, जो 28 पार्टियों का गठबंधन हुआ है? नहीं तो बीजेपी तो मौका खोज ही रही है, गोदी मीडिया है ही बीजेपी के पास, आप लोग खाली मौका दीजिए। गोदी मीडिया तो आप लोग का कैसे लंका लगाने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि 2024 में मीडिया भी जानता है कि अगर गलती से मोदी जी का सरकार नहीं आया तो जितना ये रावंडा मीडिया है और नचनिया मीडिया है उसका पोल पट्टी खुल जाएगा। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन यही बीजेपी है कभी मणिपुर नहीं जाती है। जो मोदी जी अयोध्या किए हुए हैं वो कभी मणिपुर को लेकर के एक ट्वीट नहीं करते हैं। राम भजन को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं हर दिन कि ये भजन सुनिए काफी अच्छा है, लेकिन मणिपुर को लेकर के कब चिड़िया उड़ाइएगा मोदी जी? सॉरी, वो अब एक्स हो गया है, क्योंकि चिड़िया को एलोन मस्क जो है वो आजाद कर चुके हैं। ये सब सोचना चाहिए मोदी जी को। आज युवा जिस तरह से बेरोजगारी से परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, कभी युवाओं के साथ बैठ के मन की बात कीजिए, सिर्फ अपना ही मन का बात सुनाया कीजिए। भारत में अमृत युग चल रहा है और इसी अमृत युग में जिस तरह से पहलवान भी अलग पर्सन अब सुनने में आ रहा है, किसान भी आंदोलन के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि किसान अब मोदी जी से पूछेंगे ना कि मोदी जी बोले थे 2024 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। अभी तक दुगुनी तो छोड़िए ना, एक गुनी हुआ ही नहीं। तो वहीं विपक्ष जो है, विपक्ष के पास मुद्दा का कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष अपना ही जो कमी है उसको दूर नहीं कर पा रहा है। जहां जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां पर वो खुट्टा गाड़ के बैठ गई हैं कि नहीं हमको हिटना चाहिए, हमको सीट सबसे अधिक चाहिए क्योंकि वो उस राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ये किसी भी अगर चुनाव के अगर लिहाज से देखें तो ये जीत सही नहीं है। बंगाल में देखिए तो ममता बनर्जी अलग खुट्टा गाड़ के बैठी हुई है कि नहीं, बंगाल का जो सीटों का संख्या है वो 42 है। ममता बनर्जी का कहना है कि सबसे ज्यादा हमको चाहिए, कांग्रेस को 2, 4, 5 सीट दे सकती हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे कहीं से अभी ये ऐलान नहीं हुआ है, जो ये 28 पार्टियों का इंडिया का गठबंधन हुआ है, कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो वहीं बीजेपी पूरे तरीके से राम मंदिर के सहारे और मोदी जी के सहारे, बीजेपी को तो मालूम ही है कि 2024 में सत्ता में आ ही जाना है। तो वहीं अभी ईडी जिस तरह से हर दिन विपक्षी नेताओं को टारगेट में लिया हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, उनकी मां राबड़ी देवी हों, चाहे उनकी बहन मीसा भारती हो या हेमा यादव हों, तो वहीं अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं। ईडी कब उनको गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाए ये डर उनको अलग सता रहा है। वही हाल आपके अरविंद केजरीवाल का है, 3 नोटिस ईडी केजरीवाल को दे चुका है, केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो वहीं अभी ईडी जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा एक्टिव है, मोदी जी भी एक्टिव है और ईडी भी एक्टिव है। बंगाल में भी ईडी जिस तरह से अभी अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री है उनका भतीजा के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यही ईडी का भी आपके जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, एक बार वो राहुल गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे थे और हेमंता बिस्वा शर्मा से मिलने के लिए टाइम नहीं दिए, तो हेमंता बिस्वा शर्मा नाराज हो गए और ये जाके बीजेपी से गलबैया कर लिए, क्योंकि इनके ऊपर भी विभिन्न घोटाला आसाम में था और जैसे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुसे साफ सुथरा होकर बाहर हो गए। वही हाल आपका अजीत पवार का हुआ, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस अभी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां 3 मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र का क्या स्थिति है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के कोटा से, वही जो अजीत पवार के साथ अभी मिलकर सरकार चला रहे हैं, एनसीपी से अजीत पवार अपना कुछ विधायकों को लेकर के पहुंच गए बीजेपी खेमे में। उनको अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस बोला करते थे चक्की पीसिंग, लेकिन जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि बीजेपी के पास जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसका निर्माण मोदी जी किए हैं। जो वॉशिंग मशीन में जाएगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा से नहा के बाहर निकल जाएगा, वो दूध का धुला हुआ हो जाएगा। अभी तो परेशान होना है तेजस्वी यादव को, अभी परेशान होना है
अखिलेश यादव को, अभी परेशान होना है आपके अरविंद केजरीवाल को, अभी परेशान होना है आपको बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे को। सत्ता में बैठे सत्ताधीश थोड़ी परेशान होंगे। ऐसे भी मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो मानव नहीं महामानव भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ईडी और सीबीआई को सिर्फ विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं, तो कभी सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के घर भी जाए ईडी और सीबीआई और देखे कि वहाँ कितना लूट का माल रखा हुआ है, लेकिन वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो ये आने वाले समय में इंडिया गठबंधन, जो 28 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, देखने वाली बात होगी कब तक ये लोग आधिकारिक तौर पे हर एक राज्यों में सीट शेयरिंग करके मीडिया को बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से कहीं कहीं कुछ नेताओं का मीटिंग चल रहा है, जिसको देख करके ऐसा नजर आ रहा है कि जो ये इंडिया गठबंधन है 28 पार्टियों का, एक कछुआ का चाल चल रहा है, तो वहीं मोदी जी पूरा राम मंदिर के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में आ ही जाना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया गठबंधन आने वाले समय में कब तक सीट शेयरिंग करके मीडिया को बताता है। नहीं तो मीडिया जिस तरह से हर दिन सिर्फ फुटअव्वल दिखाने में लगा हुआ है कि विपक्ष में सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष का कुछ अच्छा भी होता है तो मीडिया उसे गलत दिखाता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है, रवंडा मीडिया है, नचनिया मीडिया है। ये वो मीडिया रहा नहीं जो सरकार से सवाल कर सके, इस सरकार के गोद में खेलने वाला मीडिया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।